हेलो एवरीवन, हमारा चल रहा था एनवायरनमेंट और लास्ट लेक्चर में हमने किया था इंडियन हॉटस्पॉट्स। यानी कि इंडियन हॉटस्पॉट्स कौन से? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, वो थे टोटल 4। वो हम कल कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ देखो, अगर हमारे मान लो कोई भी कानून ना होते तो आज हमारा जो बाघ हो गया, शेर हो गया, गैंडा हो गया, ये सिर्फ हमें कहाँ देखने को मिलते? सिर्फ बुक्स में ही देखने को मिलते। इसी वजह से भारत में वन्य जीवों को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कानून आया। कौन सा? हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। जो हमारा ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, ये क्या था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जब ये इसको लेके आए तो भारत में जो हमारे वन्य जीव हैं, पक्षी हो गए, हमारे पौधे हो गए, इनकी सुरक्षा, इनके शिकार पर रोक और संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना के लिए बनाया गया कानून था हमारा। कौन सा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसको हम बोलते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। क्यों आया था ये? भारत में वन्य जीवों, पक्षियों और पौधों की सुरक्षा, उनके शिकार पर रोक लगाने के लिए और संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करने के लिए कानून बनाया गया था हमारा। कौन सा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो देखो, भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा और उनके अवैध शिकार को रोकने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आया। यह सबसे महत्वपूर्ण कानून है। ये कब आया? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखो, पहले तो इसको लागू कब किया गया? 9 सितंबर 1972 को इसको लागू किया गया था। क्वेश्चन आ जाए, वाइल्ड लाइफ जो हमारा है प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसको कब लागू किया गया? हम डेट याद करेंगे, 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया। इस अधिनियम को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या नीड थी इसको लेके आने की? तो सबसे पहले देखो, 1970 के दशक में क्या चीज हुआ था? हमारे जो भारत है, इसमें बाघों की जो संख्या थी, बाघों की संख्या 2000 से भी नीचे आ गई थी। 2000 से नीचे आ गई। क्यों? रीजन क्या था? अवैध शिकार तेजी से बढ़ रहा था भाई, और कई प्रजातियां विलुप्त होने की बिल्कुल कगार पे थी। इसी वजह से 1972 में इस अधिनियम को लागू किया गया। कौन से अधिनियम को? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया गया। अगर फिर हम बात करें तो लागू होने के बाद क्या हुआ, पहले कहाँ लागू हुआ? आज के दिन तो ये पूरे पूरे भारत में, हमारे कंप्लीट भारत में है। बट जब ये पहले लागू हुआ था, तो पहले ये लागू हुआ तो हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर का एरिया था, जम्मू एंड कश्मीर का, ये क्या था? अलग था। तब इसमें लागू नहीं हुआ था। सिर्फ अपवाद के रूप में हम कह सकते हैं, जब हमारे पूरे भारत में इस एक्ट को लागू किया गया, वहां सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर एक अपवाद का राज्य था जहां पर ये लागू नहीं हुआ। बट नाउ अब ये भी क्या है, इसमें इंक्लूड है हमारा जम्मू एंड कश्मीर भी। पहले क्या था? जम्मू और कश्मीर अलग था, इसलिए ये कानून वहां नहीं चलता था। लेकिन आज के दिन 370 आने के बाद ये कानून वहां पे भी चल रहा है, हटने के बाद, 370 हटने के बाद। अभी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले तो वही भाई वन्य जीवों का संरक्षण, कंजर्वेशन करना, उनका अवैध शिकार पर रोक लगाना, जैव विविधता की रक्षा करनी और राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य की क्या करनी भाई? स्थापना करनी, और वन्यजीव अपराधों पर दंड देना। यही इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। तो वन्यजीव शिकार और उनके अंगों के व्यापार पर रोक लगाना, संकटग्रस्त प्रजातियां जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीसीज है, उनको विशेष सुरक्षा प्रदान करना। इसके अंतर्गत हमारे जो नेशनल पार्क्स हैं या हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इनकी स्थापना के लिए कानूनी ढांचा तैयार करना, और जैव विविधता की रक्षा करना। चाहे ये भी लिख लो, जैव विविधता की रक्षा करना। ऐसे विविधता नहीं होता, विविधता होता है। क्या होता है? विविधता, बायोडाइवर्सिटी, विविधता। बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करना और वन्यजीव अपराधों पर दंड देना। यही क्या थे? इनके उद्देश्य थे। अवैध शिकार पर रोक, वन्य जीवों का संरक्षण करना, जैव विविधता की रक्षा करना, राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य की स्थापना करना और वन्य जीव अभ्यारण्यों पर दंड देना।
अगर हम बात करें तो जैसे हमारा वन्यजीव अभयारण्य, अगर हम नेशनल पार्क्स की बात करें तो इसमें क्या हुआ, मानव गतिविधियां लगभग प्रतिबंधित थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा जिम कार्बोट है, जिम कार्बोट कहाँ पर है, हमारा जिम कार्बोट नेशनल पार्क जो हमारे उत्तराखंड में है। आपका जैसे काजीरंगा हो गया, काजीरंगा कहाँ पर है, एक सींग वाले गैंड के लिए फेमस है हमारे असम में। ये क्या हो गए, हमारे नेशनल पार्क हो गए। अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो जैसे हमारा सीमित मानव गतिविधियां होती हैं भाई। नेशनल पार्क में तो क्या होता है, कोई भी आदमी नहीं जा सकता, उस पर प्रतिबंध है। लेकिन जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य होता है, यहाँ पे सीमित मानव गतिविधियां होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे हरियाणा का ही ले लो, हरियाणा का कौन सा, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हो गया, या आप गिर अभ्यारण्य ले लो। गिर अभ्यारण्य कहाँ है, आपका गुजरात में है। ये क्या है, ये हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होगी, इनको भी अलग करेंगे। फिर देखो जैसे इसके अंतर्गत फिर क्या आया, जैसे आपका टाइगर रिजर्व आ गया था। जो टाइगर रिजर्व है 2006 में संशोधन के बाद इसमें इसको कानूनी दर्जा दिया गया था। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा रणथंभौर हो गया, पेंच हो गया। जैसे हमारे भारत में टोटल कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, 50 प्लस हैं, यानी कि लगभग हाँ 50 प्लस, ये 58 टाइगर रिजर्व्स हैं, जिसमें हमारे वर्ल्ड के 75% के अप्रोक्सीमेट भागों का बाघ कहाँ पर देखने को मिलते हैं, भारत में मिलते हैं। टाइगर रिजर्व मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जाके देख लेना। फिर आ जाए कि इस जो ये हमारा वाइल्ड लाइफ एक्ट आया था, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है, जो हमारा वन्यजीव अभ्यारण्य एक्ट आया था, ये कब आया था, प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, ये कब आया था, 1972 में आया था। जब ये आया था तो इसके अंतर्गत कुछ स्केड्यूल्स बनाए गए थे, कुछ अनुसूचियां बनाई गई थी, जो टोटल तो कितनी थी, पहले तो थी 6, लेकिन फिर क्या हुआ 2022 में संशोधन के बाद अब टोटल कितनी अनुसूचियां में बदल दिया है, इसको 4 में बदल दिया। जैसे आपका जो शेड्यूल 1 है, अनुसूची 1 है, उसमें क्या चीज था भी, सबसे अधिक संरक्षण, कड़ा दंड दिया जाएगा अगर किसी ने बाघ को नुकसान पहुंचाया, हाथी को नुकसान पहुंचाया या गैंडे को नुकसान पहुंचाया, तो उसको क्या मिलेगा भाई, बहुत तगड़े वाला दंड दिया जाएगा। ये था हमारा शेड्यूल 1 यानी कि अनुसूची 1। इनमें उन जानवरों को रखा गया जिन्हें कठोरतम सुरक्षा प्राप्त है, जैसे बाघ, शेर, हाथी, हिम तेंदुआ, आपका गैंडा हो गया। इनका शिकार करने पर भारी जुर्माना और जेल की सजा। फिर स्केड्यूल जो हमारा 2 था, इसमें वे प्रजातियां शामिल थी जिन्हें उच्च सुरक्षा प्राप्त थी लेकिन अनुसूची 1 से कम, जैसे आपका कुछ कम दंड देना। और हमारे जो शेड्यूल 3 और 4 था, शेड्यूल 3 और 4, इसको पहले तो देखो 6 थी, 6 में पहले आपका करवा दिया, दूसरा करवा दिया। अब जो संशोधन हुआ है उसमें 3 और 4 को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। आपके 3 और 4 को मर्ज करके एक ही स्केड्यूल बना दिया। कौन सा, शेड्यूल 3। पहले शेड्यूल 3 में ही आपका 3 और 4 भी शामिल था। जो ये शेड्यूल 3 था हमारा, आज के दिन शेड्यूल 3 है, ये क्या है, संरक्षित प्रजातियों के लिए, हमारी जितनी भी प्रजातियां हैं, जितने हमारे स्पीसीज हैं, उनको संरक्षित करना, और अपेक्षाकृत जिन पे कम खतरा है, तो यह पौधे, प्लांट्स के संरक्षण के लिए समर्पित है। अगर हम शेड्यूल 4 की बात करें, जिसमें आपका पहले आता था शेड्यूल 5 और आपका शेड्यूल 6, जो हमारे हानिकारक जीव होते हैं उनके शिकार की अनुमति, जैसे आपका चूहा हो गया, कोआ हो गया। और हमारा जो शेड्यूल 6 था, जैसे हमारे दुर्लभ पौधे हो गए, उनको तोड़ना और व्यापार पर प्रतिबंध हो गया। तो शेड्यूल आज के दिन तो हमारा क्या है, 4 है, आज के दिन के ही याद रखना। आज का दिन का क्या है, हमारा शेड्यूल 4 है। उसके अंतर्गत वो प्रजातियां शामिल है जो साइट्स, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत संरक्षित रखी जाती है। तो देखो शेड्यूल 1 में कौन से हो गए, जो हमारे बाघ, शेर, हाथी, गैंडा, हिम तेंदुआ हो गए, इनके शिकार पर भाई बैन लगाया गया और जेल की सजा दी गई। शेड्यूल 2 में हमारी वो प्रजातियां शामिल है जिनको उच्च सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन भाई अनुसूची 1 से उनका दंड का प्रावधान कम है। अनुसूची 3 में क्या रखे गए, हमारे प्लांट्स के संरक्षण के लिए समर्पित है। और अनुसूची 4 उन प्रजातियों के लिए जो हमारी साइट्स है, अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती है, जो मैं आपको करवा चुकी हूं IUCN में। IUCN के तहत साइट्स की क्या हुई थी, संधि हुई थी। वहां जो प्रजातियां हैं साइट्स में, उनको संरक्षित करना। अगर हम बात करें अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है, अब पहले अब देखो दंड प्रावधान जो है,
दंड प्रावधान कितने टाइम पीरियड का है? कम से कम 3 से 7 साल की तो सजा और 25,000 या इससे ज्यादा का जुर्माना है। ये शेड्यूल 1 की प्रजातियों के लिए है सजा। ठीक है, अगर हम अब बात करें कि अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है, चिड़ियाघरों का नियमन, यानी कि इसके तहत केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण जो हमारा CZA होता है, इसकी स्थापना की गई। व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया, जैसे हाथी के दांत का व्यापार होता था, खाल सींग जैसे अंगों के व्यावसायिक व्यापार को पूरी तरह कंप्लीटली क्या कर दिया, बैन कर दिया गया। सशक्त संस्थाएं बनाई गई, इसके माध्यम से जो हमारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है और हमारा जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है NTCA, जो आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी थी, इसका गठन किया गया। और अधिकार क्या है, यह कानून सरकार को किसी भी क्षेत्र के नेशनल पार्क या अभ्यारण्य घोषित करने की शक्ति देता है। इस अधिनियम के तहत ये इसकी मुख्य विशेषता थी। अब ये देखो कि अमेंडमेंट की क्यों जरूरत पड़ी। सबसे पहले तो इसमें 2006 में आया आपका एक अमेंडमेंट, संशोधन हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट ये था, इसके अंतर्गत जो आपका ये NTCA है, इसका गठन किया गया 2006 में। फिर हमारा जो वाइल्ड लाइफ क्राइम पेट्रोल कंट्रोल ब्यूरो है, क्या है, WCCB, ये क्या था हमारा, वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो। इसका गठन किया गया किसमें, आपके 2006 के अमेंडमेंट में, संशोधन में। और हमारे टाइगर रिजर्व्स की सुरक्षा बढ़ाई गई। ठीक है, जो हमारा 1972 वाला वाइल्ड लाइफ हमारा प्रोटेक्शन एक्ट था, इसका संशोधन हुआ सबसे पहले 2006 में। उसके अंतर्गत क्या किया गया, जो हमारे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इसकी स्थापना की गई। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की गई और टाइगर रिजर्व्स की सुरक्षा की गई। फिर हमारा जो 2022 का संशोधन आया, 2022 का जो संशोधन आया, इसके अंतर्गत जो आपका ये साइट्स था ना, साइट्स, इससे जुड़े प्रावधानों को मजबूत किया गया और अवैध वन्यजीव व्यापार पर सख्ती बरती गई। हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके अगर हम वैज्ञानिक स्थिति देखें या IUCN के अंदर इसकी चीज़ें देखें, तो जो हमारे IUCN की रेड लिस्ट होती है, वो इसकी वैज्ञानिक स्थिति को बताता है। और वाइल्ड लाइफ एक्ट हमें क्या बताता है, इनकी कानूनी सुरक्षा बताता है। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, IUCN और वाइल्ड लाइफ एक्ट, ये दोनों मिलकर जानवरों का, हमारे स्पीसीज की क्या करते हैं भाई, संरक्षण करते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का महत्व क्यों है, क्या महत्व है भाई, जैव विविधता का संरक्षण करना, इकोसिस्टम संतुलित करना, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देना और भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षा करना। तो दंड और कानून का देखो क्या है, दंड का प्रावधान, इस कानून का उल्लंघन करने पर कम से कम 3 से 7 साल की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है। यदि अपराधी अनुसूची 1 के जानवरों के खिलाफ है तो सजा और भी कठोर होती है, 25,000 या उससे भी ज्यादा जुर्माना लग सकता है। महत्वपूर्ण संशोधन एक तो हुआ था हमारा 2006 में, जिसमें मैं आपको बता चुकी, जो आपका NTCA आया था। क्या क्या आया था इसमें, एक तो NTCA और फिर आपका WCCB और टाइगर रिजर्व पर कानूनी सलाह बनाई गई, टाइगर रिजर्व पर। और 2022 में क्या हुआ था, अनुसूचियों को, जो हमारे स्केड्यूल थे, उनको 6 से घटाकर क्या कर दिए गए, 4 स्केड्यूल बना दिए गए। और आक्रामक विदेशी प्रजातियां, यानी कि जिसको हम इन्वेसिव एलियन स्पीसीज के नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां दी गई। हाथियों के धार्मिक उपयोग के लिए कुछ विशेष छूट के प्रावधान जोड़े गए, जो चर्चा का विषय ऑलवेज रहे हैं और आगे रहेंगे। क्योंकि क्यों आप धार्मिक उपयोग के लिए भी विशेष छूट दे रहे हो, वो भी एक जानवर है, उसको भी अपनी लाइफ है, उसकी भी सुरक्षा होनी चाहिए। तो देखिए, जो हमारे ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट थे, ये किससे मिलकर बना है, आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ, 1972 में लागू हुआ। इस अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी, पहले 6 थी, लेकिन 2022 के संशोधन में कितनी अनुसूचियां हो गई है, 4 अनुसूचियां हो गई हैं। और जो आपका शेड्यूल 1 है, इसको सबसे संरक्षण प्राप्त है। आपका जो NTCA है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसकी स्थापना 2006 में संशोधन के तहत की गई। तो देखिए, इस अधिनियम के बाद भारत में बड़े संरक्षण कार्यक्रम स्टार्ट किए गए, जैसे आपका प्रोजेक्ट टाइगर 1973 जो हम कंप्लीट कर चुके, एक आया था आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल आया 1975 में। तो टोटल हम क्या कह सकते हैं भाई, वन्य जीवों की रक्षा केवल कानून की जिम्मेदारी नहीं, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है।
ठीक है, अगर हमने बात करें, हमारा ख़त्म हो गया है आज। तो देखिए, ये छोटा सा ही टॉपिक करेंगे आज हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हमें क्या याद रखना है, सबसे पहले ये एक्ट कब आया? 1972 में आया। किसकी सुरक्षा के लिए आया? हमारे जो भारत के जितने भी जीव हैं, पक्षी हैं, पौधों की सुरक्षा के लिए आया, शिकार पर रोक लगाने के लिए आया, संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करने के लिए आया। क्या रीज़न था इसके आने का? भाई 1970 के दशक में बाघों की संख्या बहुत कम हो गई थी, अवैध शिकार इनके लिए तेजी से बढ़ रहा था और कई हमारी प्रजातियां विलुप्त हो रही थी। इस वजह से इस एक्ट को लाना मजबूरी हो गया। कब लागू हुआ? 1972 में लागू हुआ। पहले जम्मू कश्मीर इससे अलग था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी ये इंक्लूड है। किस वजह से आया? क्या उद्देश्य था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का? भाई वन्य जीवों का संरक्षण करना, अवैध शिकार पर रोक लगाना, जैव विविधता की सुरक्षा करना, राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य की स्थापना करना और वन्य जीव अपराधों का संरक्षण करना। इसके अंतर्गत सबसे संरक्षित क्षेत्र कौन से आते हैं? जैसे हमारा नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होगी, आपके टाइगर रिजर्व्स हो गए। ठीक है, 2006 के संशोधन के बाद टाइगर रिजर्व्स को क्या दिया गया था? भी कानूनी दर्जा मिल गया था। अगर हम बात करें इसके अंतर्गत, पहले कितने स्केड्यूल्स थे? 6 थे, लेकिन 2022 के संशोधन के बाद कितने हो गए? 4 हो गए। कितने हो गए थे? 4 संशोधन हो गए थे। इसके अंतर्गत पनिशमेंट का क्या प्रावधान है? अवैध शिकार करने पर आपको 3 से 7 साल की सजा हो सकती है और 25,000 या इससे ज़्यादा का जुर्माना मिल सकता है। ये सिर्फ किसके लिए? शेड्यूल 1 की प्रजातियों के लिए। हम बात करें इसके संशोधन, पहला 2006 में संशोधन हुआ, जिसके अंतर्गत आपका एनटीसी आ गया या डब्ल्यूसीसीबी आ गया। डब्ल्यूसीसीबी मीन्स वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, और टाइगर रिजर्व को सुरक्षा दी गई। अगर हम 2022 की बात करें तो साइट से जुड़े प्रावधान मजबूत किए गए और अवैध वन्य जीव व्यापार पर सख्ती की गई। और आपके जो शेड्यूल 6 थे उनको क्या बनाया गया? 4 बनाया गया। लेकिन जो हाथियों का उपयोग हो रहा है धार्मिक चीज़ों में, रिचुअल्स में, उनमें छूट देने का इसमें प्रावधान किया गया। अब बात आ जाए हमारा भाई IUCN और वाइल्ड लाइफ एक्ट मिलकर क्या बनाते हैं? दोनों ही संरक्षण करते हैं हमारे जानवरों का। ठीक है, अब ये था हमारा आज का चैप्टर, कंप्लीट हो चुका है। ये छोटा सा